कांग्रेस को छोड़ने के पीछे की ऐसी क्या वजह थी? अवैध कारोबारी जमीन का करवाया, नशाखोरी का कारोबार करवाया, अपराधियों को संरक्षण दिया। बीजेपी को अपनाने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। इसको कोई माने ना माने, समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज को तो मैं नहीं भूल सकता। नहीं, ऐसी चुनौतियां जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी जो है जीत की ओर ही हमेशा बढ़ना पसंद करती है। ये ऐसे कांग्रेसी हैं जो नक्सली के मारे जाने पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने कहा कि कई उदाहरण मिल जाएंगे, बिना नाम लिए कोई एक उदाहरण बता पाएंगे? आप इस बात को थाने में पूछ सकते हैं। तो बेरोजगारी को भी तो देखना चाहिए ना, कितने लोग बेरोजगार हो गए। मंदिरों में हम लोग पूजा करने जाते हैं तो कहीं भी पूजा कर लेंगे। 9 लाख से भी ज्यादा ऐसे आदिवासी थे। संसद में भी ये मुद्दा उठा था। बहुत आम है प्री वेडिंग्स करना या शूट्स करना, तो यहाँ पर क्यों साहू समाज की ओर से रोक लगाई जा रही है? बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं था कि बस्तर कल या परसों या 2.5 साल के अंदर ही बस्तर संभाग बना हो। बहुत पहले से है, केंद्र में भी सरकार बहुत पहले उनकी रही है, तो क्यों अभी सिर्फ बस्तर आना हो पा रहा है? आज भी जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कांग्रेस के विधायक के सुपुत्र आज भी थाने जाते हैं, उसको छुड़वाने के लिए दबाव बनाते हैं थानेदार से। समझ से परे है कि आखिर ये कांग्रेसी क्या चाहते क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज मेरे साथ शख्सियत में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो बिना शोर के पहचाने जाते हैं और शांति से सिर्फ अपना काम करते हैं। जनता से जुड़ी सोच है, ग्रामीण सरोकार की स्पष्ट समझ है और इसी के साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे, रायपुर ग्रामीण के विधायक मेरे साथ हैं और उनका लगातार ये कार्य रहता है कि मैं शिक्षा, बेरोजगारी या बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम करूं। जनता में अगर थोड़ी सी भी कमी मुझे कहीं पर उनके लिए दिखती है तो उन्हीं के लिए काम करूं और वो मुझे डायरेक्टली आकर बता सकते हैं कैसे क्या कुछ ठीक करना है और मैं भी उनका साथ चाहता हूं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मोतीलाल साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। नमस्कार सबको। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि राजनीति में आने का सोचा कैसे और क्यों लगता है कि पॉलिटिक्स मेरे लिए ठीक थी और मैंने तभी उसको चुना? मेरा संस्कार ही ऐसा था कि मुझे लगता था कि जैसे लोग जनता की सेवा करते हैं, वैसे ही मुझे भी सौभाग्य मिले, ऐसा मुझे लगता था। और जब पीड़ितों को और समस्या से जूझते हुए लोगों को देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका निराकरण तत्काल होना चाहिए। और इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर के मैंने समाज के क्षेत्र में भी अपना भूमिका अदा किया। मैं चाहता था कि समाज एक अच्छा विकास की ओर आगे बढ़े और एक अच्छी विचारधारा समाज में हो और लोग मिलजुल करके रहें और एक दूसरे की भावनाओं को समझे और विचारों को समझते हुए समाज को मिलजुल करके आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ऐसा मेरा सोच रहा। पर उसमें देखा कि इस क्षेत्र में रह करके, समाज सेवा के क्षेत्र में रह करके सेवाएं तो की जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक और शासन तंत्र का अधिकार नहीं होने से हमको ऐसा लगता था कि कहीं ये अधिकार होता तो शायद हम कुछ अच्छी और सेवा कर सकते थे। तो फिर मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना थोड़ी सी विचार को बदला और फिर उसके बाद राजनीति में आया। और राजनीति में आने के बाद हम लगातार लगे हुए हैं कि अपनी बातों के माध्यम से अपनी जनता की जो समस्याएं हैं उसकी समाधान हम कर सकें। इसके लिए हम नियमित रूप से लगे रहते हैं। स्वाभाविक है, जब पीड़ित देखते हैं लोगों को तो हमें लगता है कि शायद ये उचित नहीं है और उसकी समाधान के लिए हम त्वरित कार्रवाई के लिए तुरंत अग्रसर हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा लम्हा होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि अब मुझे करना है, तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट तब आया हो कि लगा हो कि नहीं, तो पॉलिटिक्स में जाकर ही तमाम चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें अधिकार तो होता है कि हम जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको हम एक कोऑर्डिनेटिंग का काम प्रशासन के साथ में हम लोग करते हैं। तो इससे त्वरित भी हमको लाभ मिलता है जनता को कि जो उनको समस्या है, अधिकारियों से बात करके त्वरित उसका समाधान भी निकल जाता है। जो अनावश्यक परेशान होते रहते हैं और कार्यों की अधिकता के कारण कुछ ऐसा भी होता है कि लंबित हो जाता है प्रकरण। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम इसको जितना जल्दी हो सके हम उसका समाधान निकाल सकें। इसके ओर हम कोऑर्डिनेटिंग का काम त्वरित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि मैं जब राजनीति में आ रहा था तो उस समय पर मेरा ये एक सिचुएशन थी, तब मैंने पक्का कर लिया था, ये वो सिचुएशन थी, वो लम्हा था। या कोई ऐसा कोई आपको शुरुआत में जब मैंने सोचा होगा, एक यंग मोतीलाल साहू ने ये सोच लिया कि मुझे राजनीति में आना है, लेकिन वो एक लम्हे ने मुझे मजबूर कर दिया?
मैंने बताया कि लोगों की जो समस्याएँ हैं और तकलीफ़ है, उनको देख कर के मुझे लगा कि हमको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए और आगे आ कर के इनकी समाधान, इनकी समस्या का करना चाहिए। तो यही सब भावनाएँ हैं जो मैंने देखा कि इस क्षेत्र में आकर के, राजनीतिक क्षेत्र में आकर के उनकी ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यही भावनाएँ थी कि हम जब लोगों को पीड़ित देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारा मन भी उद्वेलित होता है कि अनावश्यक तौर पे पीड़ित है। पर पिछले कुछ वर्षों से जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी विकास किया है और सबसे बड़ी समस्या जो थी कि खाद्यान्न की, लोगों के घर तक चावल पहुँचा है। ये इससे बड़ा सुकून मिलता है कि कुछ भी हो, किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई बच्चा भूखा ना रहे और ये काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, ये चावल वाला बाबा, ये सदैव मुझे ये प्रेरणा देते रहता है कि ऐसा उल्लेखनीय कार्य, ऐसा कोई देवतुल्य ही कर सकता है। तो ऐसा मुझे बड़ा प्रेरणा मिलता है इन सब चीज़ों से कि जिन्होंने लोगों की भूख मिटाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। इसको कोई माने ना माने, समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को तो मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मैं उस परिस्थितियों को देखा हूँ कि दिन भर मज़दूरी करने के बाद लोगों को जो रोज़ी-रोटी मिलती थी, जो पैसा मिलता था, उसको लेकर के अपने बच्चे की पेट की आग बुझाते थे, तो रात को सो पाते थे। उन परिस्थितियों को भी मैंने देखा है। अपने बचपन में इन सब परिस्थितियों को देखता था कि अगर किसी दिन उनको नहीं मिल पाया किसी कारण से अगर रोज़ी और पारिश्रमिक, तो उस दिन उसका गुज़ारा करना बहुत मुश्किल होता था। इन परिस्थितियों को मैं देखा हूँ, तो ये बड़ा उपलब्धि है और एक बड़ी समाज सुधार के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय कार्य है, जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में किया था कि लोगों के घरों तक चावल पहुँचाया था। और अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वच्छता को लेकर के, शौचालय को लेकर के, भवन को ले मकान को लेकर के, पीएम आवास को लेकर के, ये जो कार्य आए हैं और विकास के कार्य जो हो रहे हैं, जो सपना जो है विकसित छत्तीसगढ़ का, विकसित भारत का, ये बहुत बड़ा कदम है। ऐसा सोचना और उसमें अमल करना, उस क्षेत्र में काम करना, तो आप देखें कि 18 लाख से अधिक मकान जो है गरीबों के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनना चालू हो गया है और उससे भी अधिक जो घोषणा किए थे, उससे भी अधिक आगे बढ़ चुके हैं। 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो मोदी गारंटी को लेकर के जो कार्य किए थे हमारे जो घोषणा किए थे, वो सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। विकास कार्य में कहीं कमी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ फिर से एक नया स्वरूप जो है लेने जा रहा है। लोगों की रोजगार से लेकर के लोगों की हर ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार जो है वचनबद्ध है और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। से आप कांग्रेस में भी रहे हैं और लगातार अलग-अलग सीटों से आपने क्योंकि चुनाव लड़ा भी है। तो ऐसा क्यों कि अलग-अलग सीटें भी मैंने चुनी और कांग्रेस छोड़ने के मैंने पीछे की कभी वजह? सीटों को चुना नहीं। हाँ। मुझे उन सीटों पे लड़ने के लिए मुझे निर्देश मिला पार्टी संगठन के माध्यम से और उनका मैं पार्टी संगठन में होने के नाते उनके निर्देशों का मैंने पालन किया और मेरा क्षेत्र नहीं रहा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र कभी, ना तो मेरा वो जन्मभूमि है, ना मेरा कर्मभूमि है, लेकिन मुझे पार्टी की तरफ से निर्देश मिला, मैं वहाँ जाकर के चुनाव लड़ा। पाटन में भी मेरा कोई ना तो जन्मभूमि ना कर्मभूमि है, पार्टी को लगा कि वहाँ आपको लड़ाया जाना उचित है, तो मुझे उनका मैंने सिरोधार्य किया, उनके आदेशों का पालन किया, फिर पाटन लड़ा और अब की बार मुझे पार्टी ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का से लड़ने के लिए उनका निर्देश मिला, तो मैंने चुनाव लड़ा और जनादेश मिला, जनता का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा से आज मैं विधायक हूँ और यथासंभव मैं जनता की सेवा में अपने तरफ से जितनी मेरी क्षमता है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का कार्य अभी इन 2 सालों में हमने किया है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के हमारे और बुनियादी ज़रूरतों को भी हमने पूरा करने की कोशिश किया है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहे हैं, तो ये सभी कार्य जो है हमारे क्षेत्र में अब अच्छे हो रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस का विधायक था, निश्चित तौर पे उपेक्षित रहा हमारा क्षेत्र जो है, कभी बुनियादी ज़रूरतों की ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत सामान्य सी बात है कि सड़क, नाली, पानी, बिजली के लिए भी लोग तरसते रहे। अब हम सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अब हज़ारों की कनेक्शन जो है अस्थायी कनेक्शन था बिजली का, मैंने अपने विधायक निधि को देकर के प्रावधान लाया, मेरे कारण प्रावधान लाया सरकार ने और मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे विधायक निधि तक को मैंने दिया है। आज हज़ारों की तादाद में जो अस्थायी विद्युत का कनेक्शन था, जिसके कारण उपभोक्ता अतिरिक्त बिल को पटाया करते थे, ज़्यादा राशि उनको पटाना पड़ता था स्थायी कनेक्शन के कारण, उसको हमने स्थायी में कन्वर्ट किया।
और हमारे क्षेत्र भी जो कच्ची बल्लियों और बाँस के सहारे जो लंबी 2-2 3-3 किलोमीटर तक वायर जो है बड़ी संख्या में लटकते रहता था, उन सबको भी हमने दूर करने की प्रयास किया है। आज हमको बड़ी सफलता मिला है उस क्षेत्र में, तो लोगों को काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। सड़कें नहीं थी, आज हम सड़कें बनवा रहे हैं। तो इस प्रकार से बुनियादी ज़रूरतें को पूरी भी हो हम रही पूरी कर है। रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि ना तो पाटन मेरा रहा, ना महासमुंद से मेरा कुछ ऐसा जुड़ाव था, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्देश था तो मैं कार्य कर रहा था। लेकिन अपनी बात तो इंसान हमेशा पटल पे रखता ही है कि आप मुझे वहाँ से टिकट मत दीजिए, हो सकता है भविष्य में जो है क कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी जो है जीत की ओर ही हमेशा बढ़ना पसंद करती है। देखिए, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूँ और चुनौती पे ही मुझे अच्छा लगता है। मैं शांत रहता हूँ, लेकिन उस चुनौती को मैं संघर्षपूर्वक मैं उससे सामना करने की मुझ में क्षमता है। और आज भी आप क्षेत्रों में चले जाइए, आप महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए, राजनीतिक व्यक्तियों से आप मिलिए, पक्ष से मिलिए, विपक्ष से मिलिए। एक लाइन भी हमारे विरोध में कोई बात नहीं करेंगे। आप पाटन जाइए, पाटन में भी आप पूछिए, आज भी हमारा संपर्क संबंध वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों से आज भी बना हुआ है। आज भी हम संपर्क में हैं और आज भी उनकी समस्याओं को हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पे, वहाँ तो जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी जो मेरे पास आ जाते हैं उनकी समाधान करने की आज भी हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है कि जो समस्या हमारे सामने आ जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, उनकी समाधान करने की हम हर संभव प्रयास करते हैं। अच्छा, जिन भी मैं माननीयों से मिलती हूँ ना, तो हमेशा उनके साथ लाज़मी सी बात है, इंसान है तो सबको कभी न कभी हार का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। लेकिन उनसे ज़रूर मैं कहती हूँ कि एक युवाओं को मैसेज ज़रूर दिया जाए कि भई अगर हमने उस समय हार देखी है, तो हमने उसके ऊपर निरंतर कार्य किया है, उसको जीत में बदलने के लिए जो है लगातार लगे रहे। तो ऐसा कुछ जो रहा हो, जो आप युवाओं को बताना चाहिए, अगर एक पेपर भी थोड़ा-सा छोटा-मोटा ऊपर-नीचे रह जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर कभी आप देखते हैं कि धोखा मिल गया तो वो सोचते हैं कि भई जीवन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। निरंतर जो सार्थक प्रयास होते हैं उसी के बाद जीत हासिल होती है। बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त बात अभी कहा है कि हमको अपना प्रयास बेहतर करना चाहिए। हम जितना अपने से बेस्ट कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप हमको प्रयास करना चाहिए। परिणाम की हमको चिंता नहीं करना चाहिए। हो सकता है परिणाम पक्ष में हो, परिणाम विपक्ष में भी हो। हमको हमको प्रयास जो है निरंतर जारी रखना चाहिए और किसी प्रकार की निराशा या हताशा में किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। ये ज़िंदगी है, जीवन संघर्ष का रहता है। हमको संघर्ष करना चाहिए और अच्छे से जीने की कोशिश करना चाहिए। छोटा-बड़ा हार-जीत सब लगा रहता है जीवन में। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हार गए, इसलिए निराश हो गए, इसलिए बैठ गए। हमारा प्रयास जारी था। हम प्रयास करते थे, अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश करते थे। अगर किसी प्रकार की हमको नुकसान हो गया, हम हार गए, तो उससे हमको कोई विचलित हम कभी नहीं हुए। हम कभी आपने देख लीजिए, हम कभी किसी के ऊपर आरोप तक नहीं लगाए। उसको हम अपना भाग्य, अपनी परिश्रम में कुछ कमी रहा होगा, ये स्वीकार करते हुए हमने उसको स्वीकार कर लिया। कभी किसी के ऊपर आरोप लगा कर के अपने आप को बरी करने की कोशिश हमने सार्वजनिक तौर पे नहीं किया, क्योंकि ये कमज़ोर लोग करते हैं। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों के ऊपर थोपने का कार्य जो है, कमज़ोर लोग करते हैं। अगर आप मजबूत हैं, तो जिन परिस्थितियों, जिन हालात में हैं, मेरा ये कहना है कि आप निश्चिंत रहिए, आप अपना प्रयास करिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे हम अपने हालात, अपने परिस्थितियों के हिसाब से हम जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं और छोटी-सी व्यवस्था में भी हम अच्छे से जी सकते हैं। ये बड़ी व्यवस्था कोई हमारे साथ जाएगा ऐसा नहीं है, इसलिए हमें हर परिस्थितियों में, हर इंसान को, मैं सभी युवाओं से भी यही कहूँगा कि आपको निराश, हताश नहीं होना चाहिए। आप अपने से अच्छे से आगे बढ़िए, आपको अवसर मिलेगा। हर कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई कार्य बड़ा नहीं होता। हर कार्य महत्वपूर्ण है। आप लगन से करिए, मेहनत से करिए, आप उसमें खुश रहिए। आपको अच्छा जीवन का, सुखी जीवन का अनुभूति होगा कि मेरा सेवा जनता को मिला, मेरा सेवा मेरी इस धरती को मिला, मेरा सेवा इस देश के लिए है। इस समर्पण भाव से आप करेंगे तो आपको सदैव खुश रहेंगे आप। आपको कोई प्रकार की कोई विसंगति आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आप कभी दुखी नहीं होंगे। ये भाव को लेकर के आपको काम करना चाहिए। कांग्रेस को छोड़ने के पीछे की ऐसी क्या वजह थी और बीजेपी को अपनाने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ एक ये थी कि जो अपनों के लिए कुछ नहीं कर सके, उतनी बड़ी घटना घटी, गोलियां लगी, केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और सिर्फ आलोचना, आरोप करके ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए।
लोग न्याय की गुहार करते रहे तो भी उनको कुछ नहीं मिला। और आपने देखा होगा कि बड़ी दलीलें भी दिया कि सबूत जेब में है, जेब से आज तक नहीं निकला। और इन लोग शहादत में सियासत करने लग गए। तो जो अपनों के पीछे इस तरह से इनकी रवैया है तो जनता की क्या सेवा की जा सकती है। तो मुझे लगा कि इस विचारधारा से जुड़ करके हम जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अपनी दिशा बदला और छोड़ करके हम अपने निवास पे बैठे। और फिर दूसरी तरफ से ये हुआ कि आप खाली मत रहिए, आइए, ऐसा करके हमको जब आमंत्रण मिला तो हमने कहा कि सही बात है कि इतना कुछ करने के बाद खाली रहना ठीक नहीं है। हमको लगा कि हम इस विचारधारा से जुड़ करके अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम देखे भी थे सरकार की जो कार्य जो है। तो हमने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में पर्याप्त सम्मान भी मिला और हम मिल करके आज जनता की सेवा कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने हमारी भावनाओं के अनुरूप हमें कार्य करने का मौका भी दिया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं मिल करके जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। कांग्रेस जो है शहादत पे सियासत करने लगी थी, लेकिन ये भी हाल ही में जब नक्सली सरेंडर होते हैं या फिर नक्सलियों को कहीं ना कहीं ढेर किया जाता है, झीरम घाटी का क्योंकि जिक्र भी किया गया है, तो उस समय पर भी मास्टरमाइंड को जब यहाँ पर ढेर किया गया उस पर भी सियासत होने लगी। बिल्कुल, उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि नक्सलियों को मारा गया, गलत तरीके से मारा गया, उनकी शहादत हुआ, उनको शहीद घोषित कर रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेसी मानसिकता किस तरह की है। हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना चाह रहे हैं और पूरी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे देश को नक्सल मुक्त करने जा रहे हैं। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोग, जनता की जो मौलिक अधिकार है उसको छीनने वाले लोगों के पीछे ये खड़े हुए हैं। तो ये उनको पोषित करते रहे, नक्सलियों को पोषित करके आज इस विकराल रूप में लाने वाला कांग्रेस ही पार्टी है। और उनकी मैंने इसीलिए कहा कि ये शहादत पे भी सियासत करने पे नहीं चूकते। ये ऐसे कांग्रेसी हैं जो नक्सली के मारे जाने पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इतनी घिनौनी और ओछी मानसिकता इनकी है। और इससे अब जनता इसीलिए इनको पूरी देश में नकार दिया, कारण ही वही है। 10 साल तक यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी समस्याएं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, अरे यार इतना भी नहीं किया 10 साल में। देखिए, इन्होंने 10 साल में, मैं सच कहूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 10 साल से इन्होंने अवैध कारोबारी जमीन का करवाया, नशाखोरी का कारोबार करवाया, अपराधियों को संरक्षण दिया। आज भी जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो आज भी कांग्रेस के विधायक के सुपुत्र आज भी थाने जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए, दबाव बनाते हैं थानेदार से, एसपी से कि उनको छोड़ दिया जाए। तो ये इन्होंने 10 सालों में यही कार्य किया कि अपराधियों को संरक्षण दिया, नशा का कारोबार चलाया, अवैध जितने भी कारोबार हो सकता था ज़मीन से लेकर के, सभी इन कार्यों पे उनकी ध्यान थी। इसलिए इन्होंने विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लड़वाया, आपस में लड़वाया, परिवार को भी लड़वाया। कई उदाहरण इनके मिल जाएंगे कि इस प्रकार से कृत्य इन्होंने किया है और यही कारण है कि अब जनता ने उसको इस क्षेत्र से नकार दिया। आपने कहा कि कई उदाहरण मिल जाएंगे, बिना नाम लिए कोई एक उदाहरण बता पाएं कि भाई ऐसा एक मौका आया था जब इनके सुपुत्र जाकर इस तरीके से प्रेशर बनाया आप इस करते बात थे। को थाने में पूछ सकते हैं। अच्छा। आपको थाने से रिपोर्ट मिल जाएगा कि किस प्रकार से वहां जा करके कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे करके उनको छुड़ा करके लाया है। तो इसमें तो बड़ा सबूत मिलेगा आपको। मेरे कहने की क्या बात है, आप थाने में जाइए, किसी भी थाने में आप पूछिए मेरे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, आपको सबूत मिल जाएगा। जैसे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी रहे हैं और अभी आप भी रायपुर में ही हैं, तो चौपाटी का मुद्दा वो लगातार उठाते रहते हैं। आपकी क्या सोच है उसको लेकर? शैक्षणिक कार्यों के लिए आरक्षित जमीन है और उस जमीन पे पहले भी माननीय राजेश मूणत जी उनका विरोध किए थे कि इस जमीन को इस प्रकार की चौपाटी का प्रयोग ना किया जाए।
इस शैक्षणिक वातावरण जो दूर दूर से राज्य से और राज्य के बाहर से भी बच्चे आकर के, विश्वविद्यालय परिसर भी है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, एनआईटी है, सभी कॉलेजों का ये जंक्शन है। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे चौपाटी खोलने से वातावरण दूषित हो सकता है, जो शैक्षणिक जो वातावरण है वो खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने विरोध किया था, लेकिन मनमानी करके उसको वहाँ पे चौपाटी बना दिया गया था, जिसको आज फिर से विस्थापित करके उसमें आज नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी बनेगा, जहाँ पे हाईटेक रहेगा और बच्चे वहाँ पे पढ़ पाएंगे और उनकी भविष्य गढ़ पाएंगे। तो ये अच्छे कार्यों के लिए उसको स्थापित फिर से नालंदा परिसर फेज़ 2 वहाँ पे बनाया जा रहा है। आपने बताया कि फ़ेज़ 2 वहाँ पर बन रहा है, बहुत लाज़मी सी बात है कि वहाँ पर बुक्स भी होंगी, लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, फ्री वाईफ़ाई की सुविधा मिलेगी। बच्चों के भविष्य को क्योंकि हमें कारगर करना है, उसके लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। अब दूसरी तरफ जो है कांग्रेस कहती है कि बेरोज़गारी को भी तो देखना चाहिए ना, कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं। नहीं, देखिए, उसको शिफ्टिंग किया गया है, विस्थापित किया गया है। कारोबारी यहाँ कर रहे थे, अब वहाँ करेंगे। उसके लायक जगह उपयुक्त होना चाहिए। हर कार्य के लिए हमारे देश में जगह निर्धारित रहता है कि कौन कार्य कहाँ पे करना है ना? अब मंदिरों में हम लोग पूजा करने जाते हैं, तो कहीं भी पूजा कर लेंगे क्या? मंदिर बनता है, मंदिर की जगह मंदिर बनता है, वहाँ पूजा करते हैं। ये शैक्षणिक संस्थान है ना? शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो उपयुक्त जगह था वहाँ विस्थापित कर दिया गया है उसको। कारोबारी वहाँ भी कारोबारी करेंगे, उसमें कोई किसी की कारोबार को छीना नहीं गया है। कारोबारी उधर भी कारोबारी करेंगे। तो ये अनर्गल अलाप जो है कांग्रेसी गलत करके पैसे का जनता की दुरुपयोग किया और जिसका दुष्परिणाम जो है उनको मिला। और अब कहीं न कहीं उन्हें बरगलाया जा रहा है भोले-भाले लोगों को। निश्चित तौर पे आज देखिए, अब वहाँ लाइब्रेरी बनेगा, वहाँ क्या वातावरण होगी। हज़ारों की वेटिंग में हैं। आप नालंदा परिसर यहाँ पे जो बना हुआ है, आप जाइए देखिए, हज़ारों की वेटिंग में चल रहे हैं हमारे छात्र। इतना इंटरेस्टेड है, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है ये वातावरण जो है, शैक्षणिक वातावरण, लाइब्रेरी इस प्रकार की नालंदा की, कि हज़ारों की तादाद पे वेटिंग पे है। तो ये बन जाएगा तो जो हज़ारों की वेटिंग है वो भी खत्म होगा और बच्चों को सर्व सुविधा युक्त पढ़ने के लिए एक हाईटेक लाइब्रेरी मिल जाएगा। हाल ही के मुद्दों पर पूरे देश में अगर कोई चर्चा पे है तो वो एसआईआर और वीबी जीराम जी बिल है। एसआईआर को लेकर कहना है कि यहाँ पर हमारे जो है वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, यही वजह है कि एसआईआर बीजेपी बेशक चुनाव आयोग करवा रहा है पर हमला जो है बीजेपी पर हमेशा किया जाता है। वीबी जीराम जी बिल को लेकर लगातार आरोप लग रहा है कि अगर राज्य सरकार के हाथ में कुछ ऐसे पहलू या नियम कंडीशंस दे दी जाएंगी तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे मजदूरों को नहीं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ से पहले और भी कई राज्यों का एसआईआर हो चुका है और जितनी शिकायतें दर्ज कराई गई थी कुछ लोगों के द्वारा, तो उसमें कहीं भी जांच करने के बाद में कोई सबूत तो मिला नहीं। जब पहले भी इस तरह से हल्ला कर चुके हैं ये लोग और मुंह की खाए हैं, न्यायालय का फैसला आ गया है, तब भी इनको कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता। एसआईआर की कार्य जो है ये निरंतर चलने वाली कार्य है। इससे पहले भी देश की आज़ादी के बाद जितने भी सरकारें रही है, कांग्रेस की भी सरकार रहा है, उस समय भी एसआईआर हुआ है, लेकिन तब हल्ला नहीं होता था। तब ये चोरी करते रहे होंगे, तब उनको याद आता है कि हम चोरी करते थे, वैसे ही कर रहे होंगे। तो सच्चाई ये है कि उनको अपनी करतूतें याद आ रही है। अभी ईमानदारी से एसआईआर की कार्य चल रहा है और जिसमें बहुत से ऐसे वोटर हैं जो 2 बार 3 बार ऐसे अलग-अलग जगहों पे वोटर बने हुए हैं। अब वो एक जगह के वोटर होंगे, तो इसको कुछ लोग का देहांत हो गया, निधन हो गया है। आज भी वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या है, असुविधाएँ होती है। चुनाव कार्य में बहुत समस्याएँ भी आता है, तो ये छँट जाएँगे। जो ओरिजिनल वोटर है वो रहेंगे और बहुत से बाहरी लोग जो दूसरे देशों से हैं, वो आकर के यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। और यहाँ उसको क्या अधिकार है कि वो जो अपनी मत यहाँ प्रदान करे हमारे देश में? तो ऐसे बाहर से लोगों को ला करके, चाहे वो बांग्लादेशी हो या और अन्य देशों से हो, ला करके बड़ी संख्या में बसा करके कांग्रेसी अपना वोट बैंक तैयार करके रखे हैं। इसलिए इनको तकलीफ होता है कि हमारी वोट बैंक जो है कट रहा है, हमारी ताकत कमज़ोर हो रही है। तो डर इनको इस बात की है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआईआर नियमित चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और समयानुसार एसआईआर होते रहा है और हो रहा है, इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है, ये होना ही चाहिए और वो कार्य हमारे देश के यशस्वी
नेतृत्व में हो रहा है, चुनाव के निर्वाचन के अधिकार हो रहे हैं। और वीबी जी राम जी बिल? इन लोगों को बड़ा भ्रम फैलाने की इनकी आदत फितरत है। कितनी विसंगतियां थी मनरेगा के माध्यम से, उसको संशोधित करके आज विकसित भारत गारंटी और रोजगार सृजन के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, आज वो पहले 100 दिन का था, आज 125 दिन कर दिया गया है और गारंटी के साथ लोगों को काम दे रहे हैं। और हर क्षेत्रों में जो कार्य होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे, तो ये बड़ी उद्देश्य को लेकर के ये विकसित भारत गारंटी और जो रोजगार अभियान जो चल रहा है, ये बड़ा कार्य है, ये बहुत उचित है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार को कि ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लाए हैं, जो हमारी उद्देश्य है विकसित भारत की, इससे हम अपनी पूरा कर पाएंगे। साई के सुशासन को 2.5 साल लगभग हो ही गए हैं, आप कह लीजिए, हम 2026 में क्योंकि प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है आने वाले जो 2.5 साल है उसमें क्या कुछ है मुझे अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने हैं, जो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इस तरीके से मुझे विकास करना है, लेकिन मुझे जनता का साथ भी चाहिए। अगर जनता मेरे पास कंप्लेंट करने आती है तो मेरे पास भी कुछ शिकायतें हैं, आपको भी उनको दुरुस्त करना है। समस्याएं तो विकास के साथ साथ चलता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं भी हमारे साथ साथ चलते रहता है। और हम ये सोच करके काम नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आएगा या 2 साल बचेगा, 1 साल बचेगा, इस उद्देश्य को लेकर के हम काम नहीं कर रहे हैं। हम जिस दिन से हमको निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला है, हम विधायक निर्वाचित हुए हैं, उसी दिन से हम अपने क्षेत्र में कार्य आरंभ कर चुके हैं और हर दिन को हम इसको अंतिम दिन समझ करके उसी ताकत के साथ में हम विकास कार्यों की ओर लगे हुए हैं। हम ऐसा कभी सोच नहीं रहे हैं कि ये 2 साल बीत गया तो 3 साल बीत गया तो आखिरी साल काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम शुरू दिन से ही पूरी ताकत के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए लगे हुए हैं। कोई स्वार्थ से हम काम नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और जनता की सेवा हम कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं आपसे मिली तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, लगातार रायपुर से कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि वो अच्छे से बने नहीं हुए, और कुछ बने हुए हैं तो वहाँ पर कभी भी रेनोवेशन के कार्य नहीं होते, या फिर आसपास की गलियों की कंप्लेंट आती है। तो आपने बताया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं भी दे सकता हूँ कि अगर हमने कोई टूटी तक लगाई है तो वो तक लोग उतार के ले जाते हैं, तो वो चीज़ों को जनता को भी अपने अंदर सुधारना होगा। आपको बताऊं, एक डूंडा स्कूल है मेरे यहाँ। हाँ। 5 बार ट्यूबवेल की पंप को चोरी करके ले गए, 5 बार। और जैसे ही चोरी होता है, गांव वालों का फोन आता है, हमारे शाला विकास समिति का अध्यक्ष है। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे चोरी हो जाता है। नहीं, वो चोरी हो गया, लगाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को तकलीफ हो रहा है। तो मैंने फ़ोन किया जोन कमिश्नर को कि ये ऐसा है, कैसे इसको लगाओ, तुरंत ऐसा कर। तो उन्होंने बताया कि सर 5 बार चोरी हो चुका है और हर बार हम ले जा कर के नई पंप लगाते हैं। तो मैंने उसको फिर बोला कि यार, इसकी कुछ सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। आपने FIR दर्ज कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया। तो ऐसी लापरवाहियाँ भी होती है। 5 बार वहाँ की पंप चोरी हो चुका है, 5 बार पंप इंस्टॉल किया जा चुका है। एक जगह चोरी हुआ था लाभांडी में, एक उदाहरण वैसी बता रहा हूँ। वो कहीं पे वो फिर पकड़ा गया हो, तो फिर ला करके दोबारा इंस्टॉल किए उसको। मतलब ये स्थितियां हैं। ये बात सच है कि अभी बहुत कुछ हमको स्कूलों में करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ शौचालय नहीं है, मैं तुरंत मेरा विधायक निधि का पैसा 5 लाख रुपए तुरंत देता हूँ जहाँ शौचालय नहीं है, तो उसमें 1 सेकंड भी मैं देरी नहीं करता। तो ऐसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो उस स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो तुरंत हम उसको सुविधा मुहैया करने की कोशिश करते हैं। और है, अभी असुविधाएं हैं स्कूलों पे, नहीं है ऐसी बात नहीं है। कहीं बाउंड्री वाल टूट चुका है, तो कहीं बाउंड्री वाल ठीक नहीं है, कहीं बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस सब चीज़ों को हम दुरुस्त करने की नियमित रूप से कोशिश कर रहे हैं। कहीं अतिरिक्त कक्ष की ज़रूरत है, मैंने खुद अपने विधायक निधि से भी पैसा दिया है, या जिस मद से भी हमको मिल जाता है उस मद से हम कोशिश करते हैं कि उस स्कूल का हम जीर्णोद्धार कर पाएँ, व्यवस्थित कर पाएँ। तो ये कार्य चल रहा है और ये सतत प्रक्रिया कहीं ना कहीं चलते रहेगा। और हमारा प्रयास ये है कि हम जितना जल्दी इसको ठीक कर लें।
जनप्रतिनिधि से जनता आशा रख रही है, तो जनप्रतिनिधि की भी कुछ आशाएँ जनता से होती हैं, जो जनता को भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि विपक्ष में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपके भी विपक्ष में कोई चेहरे होंगे जिनको आप भी कहीं न कहीं सराहते होंगे, कुछ ऐसे नाम? नहीं, अब ऐसे तो हमने सोचा नहीं है। हमारा व्यवहार सबके प्रति सामान्य सा ही रहता है। हम सबके संपर्क में भी रहते हैं और सबको अपनी व्यावहारिकता जो है, जो एक-दूसरे से परिचय का रहता है, सामान्य प्रक्रियाएँ, उन व्यवहार को हम निर्वहन करते हैं। ऐसा कोई बहुत फ़ेवरेट कोई है या मैं राजेश जी से मिली तो उन्होंने कहा नहीं मुझे टीएस बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कल ही मिला हूँ, उनका बहुत सौम्य स्वभाव है। या फिर अनुज शर्मा जी से मिले तो उन्होंने सरिता जी की बात की। आगे अगर मैं अरुण साव जी से मिलती हूँ तो वो महान जी की बात करते हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल बताते हैं, भई कई लोग गलत जगह पर होते हैं लेकिन शख्स बहुत अच्छे होते हैं। सभी ठीक है, हमारी अपनी-अपनी देखने की नज़रिया होता है निधि जी और हम अपनी नज़र से देखते हैं और किसी की ज़्यादा बुराइयों पे हम नहीं जाते कि हर व्यक्ति अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप कार्य करता है। हो सकता है कि वो दूसरों को गलत लगता हो अपनी नज़र से अच्छा काम करता है वो और हर इंसान को चाहिए कि अच्छा कार्य करे, अच्छा व्यवहार करे और ख़ास तौर पे राजनीतिज्ञों को तो चाहिए कि जनता की सेवा के लिए सदैव अच्छी खुले मन से, खुली विचारधारा से काम करना चाहिए। किसी प्रकार से कुंठित भावना से या किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के काम नहीं करना चाहिए। खुली नज़र से, खुली दिमाग से जनता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। विपक्ष का कहना है कि अमित शाह का बार-बार यहाँ बस्तर में आना ऐसा तो नहीं था कि बस्तर कल या परसों या 2.5 साल के अंदर ही बस्तर संभाग बना हो। बहुत पहले से है, केंद्र में भी सरकार बहुत पहले उनकी रही है, तो क्यों अभी सिर्फ बस्तर आना हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह ये है कि बस्तर को यहाँ पर नक्सलियों के खात्मे के पीछे की वजह है कि बस्तर को उजाड़ना चाह रहे हैं, बस्तर की खूबसूरती को खत्म करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर देश का गृह मंत्री अगर देश के किसी क्षेत्र में जाता है, किसी समस्याओं को लेकर के जाता है, तो उनका तो मैं समझता हूँ कि अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। उनके आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तो पलकों पे बैठाल करके उनका स्वागत करना चाहिए। ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब ये आलोचना है, मेरी समझ से परे है कि आखिर ये कांग्रेसी क्या चाहते क्या हैं? कोट अनकोट करके मैं आपको बता दूँ, गुजराती वर्ड यूज़ कर देते हैं कि सिर्फ गुजराती भाई हैं जो चलाना चाह रहे हैं। वो उनकी मानसिकता वैसी है इसलिए वैसी सोचते हैं, नहीं तो यहाँ तो गृह मंत्री को देश का बुलाने के लिए तरस जाते हैं लोग कि समय दे और आए हमारे क्षेत्र में और वो आ रहे हैं और नक्सली उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों की चयन अमन के लिए घोषणाएँ हो रही है। इतना आज बस्तर जो है विकसित बस्तर के रूप में हमको दिख रहा है। आज तरह-तरह की वहाँ खेल हो रहा है, बस्तर पंडुम हो रहा है और बस्तर ओलंपिक हो रहा है। ये आप देखिए, आज लाखों के तादाद में जो युवा बंदूक पकड़ रहे थे, आज वो अब खेल खेलने पे लगे हुए हैं। तो ये इसे बदलाव दिखना चाहिए कांग्रेसियों को। शायद वो नहीं चाहते, उनका लगाव नक्सलियों से ज़्यादा है युवाओं के बजाय, जनता के बजाय, इसलिए वो ऐसी अनर्गल बयान करते हैं। आपने कहा कि मैं तमाम जो बुनियादी सुविधाएँ उस पर काम करता हूँ, लेकिन रायपुर में महिलाओं की अगर कोई रायपुर क्या छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भी सबसे बड़ी परेशानी रहती है तो शराब रहती है। शराबबंदी के ऊपर आपका क्या विचार है? गुजरात में है, बिहार में है और यहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है। नशा जो है, ये बहुत बुरी चीज़ है समाज के लिए। और हम हर जगह बोलते हैं कि सिर्फ सरकार के ऊपर आश्रित मत रहिए। नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता की बहुत सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए धार्मिक संस्थाएं जो है लगातार काम कर रही है, सामाजिक संस्थाएं भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं आ पा रहा है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ भैया, पैसा आपका, मुंह आपका, शरीर आपका और आप निर्भर रहते हो दूसरे के ऊपर कि ये दुकान बंद करे तो ये बंद करे। भाई सारी चीज़ें आपका है, नुकसान आपका हो रहा है, पैसा भी आपका जा रहा है, शरीर भी आपका जा रहा है और परिवार भी बर्बाद हो रहा है। इसमें खुद को जागरूकता की परिचय देनी चाहिए कि जो चीज़ें समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए नुकसानदायक है, उसको सेवन से मना करना चाहिए या खुद नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग इसको नहीं मानते। हर गलत करने वाला व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ करके दूसरे को आलोचना करके अपने आप को बरी करना चाहता है कि सरकार बंद कर दे तो ये बंद कर दे। आप अपना मुंह नहीं बंद कर सकते और दूसरों को आलोचना करते हो कि बंद होगी तो आप अपना क्यों पीते हो? आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं पिला रहे हैं, है ना? तो
ये चीज़ें हैं, तो इसमें मेरा ख़ास तौर पे विशेष ध्यान इसमें रहता है कि जो ये अवैध कारोबारी जो है, ये बाकी दुकानें समय में खुलता है, समय पे बंद हो जाता है। अवैध कारोबार जहाँ होता है, वो 24 घंटा खुला रहता है और ज़्यादातर क्रिमिनल जो है, अपराधी जो है, रात में जो घूमते हैं और रात में दरवाज़ा खटखटा करके नशे लेते हैं और उस नशे के कारण में जो अपराध जो होता है, वो ज़्यादा होता है। तो जो अवैध नशे के लिए मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ और जहाँ मुझको लगता है कि यहाँ अवैध कारोबारी हो रहा है, तुरंत इंटीमेट करता हूँ, एसपी को बात करता हूँ कि ये यहाँ पे अवैध कारोबारी हो रहा है, इसको त्वरित तौर पे बंद किया जाए। तो कार्रवाई भी हो रही है और पकड़ा भी रहे हैं और उसको सज़ा भी मिल रही है। इसमें जन जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को समझना होगा इस विषय को। जो सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई को हमको समाज से निकाल के फेंकना चाहिए। हाल ही में जब बस्तर में हमारा एक इवेंट हुआ था तो मैंने किरण सिंह देव जी से पूछा था कि 9 लाख से भी ज़्यादा ऐसे आदिवासी थे, संसद में भी ये मुद्दा उठा था जिनकी ज़मीनों को कहीं न कहीं कब्जे में लिया जा रहा था, भोले भाले आदिवासी हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें रायपुर में भी, क्योंकि राजधानी है, रायपुर में भी देखने को मिल रही हैं। अब ऐसा होता है कि लोगों को बरगला दिया जाता है या फिर शासकीय ज़मीनें होती हैं जिनको अंडर कर लिया जाता है और बड़े-बड़े कारोबारी हैं जो ऐसा करते हैं। उनके लिए क्या कुछ समाधान है या क्या दंड है जो पहले से बोल दिया गया अगर ऐसा हुआ तो हम अब स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल सही कहना है। जो पुराना धमतरी रोड है एक हमारे यहाँ, जिसमें एक स्वागत विहार करके बहुत चर्चित बिल्डर ने उसको बनाया था। उसमें ऐसा शिकायतें हुआ कि कुछ शासकीय ज़मीन को भी अधिग्रहित करके उसमें प्लॉटिंग कर दिया था। पता चलने पे सरकार एक्शन में आया और एक्शन में आने से उस शासकीय ज़मीन को खाली कराया गया और उसमें बाकी जो लगभग 3000 ऐसे लोग हैं जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अप्रूवल को देख करके उस बिल्डर से प्लाट ले लिए थे। हाँ। आज लगभग 15 साल हो गया है। उन 3000 प्लाट वालों को, होल्डर को आज तक उनको उनकी प्लाट जो है नहीं मिल पाया है। लगातार वो मेरे संपर्क में हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको न्याय मिले, क्योंकि 15 सालों में कई प्लाट जो खरीदे थे वो आज हमारे बीच रहे भी नहीं। मतलब ऐसी स्थिति है कि लोगों की, कुछ लोग बैंक से ऋण लेकर के प्लाट खरीदे थे। अब उनके पास प्लाट तो है ही नहीं, लेकिन वो ऋण को चुका रहे हैं। मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका मैं लगा हुआ हूँ समाधान करने के लिए, सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इनको न्याय मिले। ऐसे लगभग 3000 लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। इस दिशा में मैं लगा हुआ हूँ। तो ऐसे कई अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, इस पे शिकंजा कसा जाना चाहिए और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो बिना जांच किए ऐसे जो प्लानिंग को अप्रूवल करते हैं। अप्रूवल करने वाले के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई दोषी अधिकारी है जो इस प्रकार की जो मैप को अप्रूव करते हैं, पैसे वगैरह दे के ही होता है। जो भी करते होंगे, पर वो बिना जाने समझे अपनी सील मुहर लगा करके अप्रूवल देते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 3000 लोग, कोई 2-4 लोग नहीं, 3000 लोग पीड़ित हैं इससे कि उनको आज उनकी प्लाट जो है नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जैसे चिड़िया होती है, तिनका-तिनका अपना घोंसला बनाती है, पूरा जीवन जो है शख्स अपना एक आशियाना बनाने में निकाल देता है और ऐसे ही पूरी पूँजी लगा देता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोग पीड़ित हो। वैसे ही हमारा ये आरडीए कॉलोनी भी देखा आरडी, है। हाँ, आप ठीक बोल रही हैं। आरडीए कॉलोनी का भी हालत वैसी है। अभी कमल विहार जो कौशल्या विहार के नाम से लोग उसको परिवर्तित किए हैं, वहाँ भी आज तक 440 ऐसे भूमि स्वामी हैं जिसको प्लाट नहीं मिल पाया है। लगभग ये भी 2010 की है, 15 साल ये भी हो गया है। 15 सालों में 440 ऐसे भूमि स्वामी हैं जिसको प्लाट उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का जो केस चल रहा है, ऐसा एक अजीबोगरीब समस्या जो है देखने को मिलता है। मेरा प्रयास है कि इनको जल्दी न्याय मिले, इनको भूमि स्वामियों को जिनकी हमने ज़मीन अधिग्रहण कर लिया। कुछ लोग खेती कर रहे थे, कुछ लोग और कुछ कर रहे थे, कुछ लोग अपने सपना संजोए रहे होंगे। हमने उसका ज़मीन अधिग्रहण कर लिया। 2010 से चल रहा है ये प्रक्रिया। 2010 में हमने अधिग्रहण किया और आज 2025 में हम बैठे, 26 में बैठे हैं और इतने सालों में हम उसको 440 भूस्वामियों को आज उनको प्लाट नहीं दे पाए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है।
साहू समाज का एक बड़ा निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में। उसको आप किस दिशा से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि अब अगर आप शहरों में जाएँ, तो वहाँ पर बहुत आम है प्री वेडिंग्स करना या शूट्स करना। तो यहाँ पर क्यों साहू समाज की ओर से रोक लगाई जा रही है? ऐसा लग नहीं रहा कि प्रेशर बनाया जा रहा है कपल्स पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, ये हमारा संस्कार और संस्कृति है हाँ। कि हमारे 2 परिवार आते हैं, लोग जुड़ते हैं, समाज के लोग जुड़ते हैं, शुभचिंतक लोग जुड़ते हैं। हमारी एक परंपरा है, व्यवस्था है कि हम उचित वर और वधू की हम तलाश करते हैं और उसके बाद में 2 अनजान परिवार मिलते हैं और कहीं न कहीं से दो जो मीडिएटर भी रहता है, वो संबंधों को जोड़ने का काम करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्री वेडिंग के चक्कर में बच्चे एक-दूसरे से संपर्क में आते हैं और बाद में बहुत सारी शादियाँ जो तय होते हुए रिश्ते जो है टूट जाते हैं। और तो ये ऐसा विडंबना है, ये हमारा संस्कार जो है इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता, इसको परमिशन नहीं देता कि शादी के पूर्व लड़का और लड़की घूमे-फिरे और जा कर के इस तरह से विसंगति के रूप में आए, उसका परिणाम जो है। तो इसलिए ये अनावश्यक खर्चा भी है। प्री वेडिंग के नाम से बच्चे जो है न जाने कितने खर्च कर लेते हैं, बड़ी खर्चा भी होता है। तो इससे हमको बचना है, जो सक्षम है वो तो कर लेगा, लेकिन हमारे समाज में तो ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, नीचे मेहनतकश लोग हैं। तो ये अगर उनके चक्कर में आएँगे, उनकी दिखावा में आएँगे तो बड़ी समुदाय और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो जाएँगे और इसका आने वाला जो रिज़ल्ट परिणाम जो है प्री वेडिंग का अच्छा नहीं नहीं है। रहता। इसलिए इसको प्रतिबंध करना बहुत ज़रूरी था। हमारी संस्कृति में इस सब चीज़ों का कोई व्यवस्था जो है नहीं है और साथ ही वो डीजे का जो जिसके कारण रो लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं शादियों में, ऐसा पी खा कर के लोग नाचने के लिए तो ये डीजे को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐसा बुराई है ये सब चीज़ें, जो कभी समाज को ये आगे नहीं लेके जा सकता। ये बुराई के रूप में डेवलप हो रहा था, इसको यहीं पे समाप्त किया गया है। ये बड़ा निर्णय साहू समाज के हमारे पदाधिकारियों ने लिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बहुत समय रहते इन्होंने निर्णय ले लिया है। तो ये थे हमारे साथ मोतीलाल साहू जी जिन्होंने बताया कि अपनी कमियों को दूर कीजिए, ना कि उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालिए और उसको मंडिए और उसके बाद सोचिए कि भाई मेरे से ये नहीं हुआ क्योंकि मेरे में तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन ये हमारे हालात ही ऐसे थे। और हमेशा सतत प्रक्रिया में आप लगे रहिए क्योंकि आपको अगर कहीं पर जीतना है तो आपको कार्य खुद करने पड़ेंगे। समय इनके पास भी उतना था जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल किया। हार का सामना उनको भी करना पड़ा पर उस हार को अपने मस्तिष्क पर उन्होंने हावी नहीं होने दिया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि मैं जनता के लिए कार्य तो करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि होने के लिए जनता के लिए तमाम चीज़ें करूँगा भी, वादा भी कर दिया और बीजेपी लगातार पहले दिन से उस पे जुट भी जाती है। लेकिन साथ जनता का भी चाहिए, जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया है, अगर कुछ कमियाँ होती हैं, अगर मैं दुरुस्त करवाता भी हूँ, तो उन कमियों को दोबारा उजागर मत होने दीजिए। इसी के साथ शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और शख्स के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।